नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे इंदौर की क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अवैध हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी है। अवैध हथियार बनाकर सप्लाई करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने 15 अवैध हथियार और 3 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। 590 आधी बनी हुई बैरल भी जब्त हुई हैं। अवैध पिस्टल और कट्टे बनाने में उपयोग होती है बैरल। खरगोन के पुराने हिस्ट्री शीटर हैं ये आरोपी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी है। अवैध हथियार बनाकर सप्लाई करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। हथियारों की बड़ी खेप बरामद हुई है। और आपको बता दें कि अवैध हथियार बनाकर सप्लाई करने वाले 3 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने 15 अवैध हथियार और 3 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। 590 आधी बनी हुई बैरल भी जब्त की गई हैं। अवैध पिस्टल और कट्टे बनाने में उपयोग आती है बैरल जो बरामद हुई हैं। क्राइम ब्रांच ने यह बड़ी कार्रवाई की है। खरगोन के पुराने हिस्ट्री शीटर बताए जा रहे हैं। अवैध हथियारों की बड़ी खेप पकड़ी गई है। अवैध हथियार बनाकर सप्लाई करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। हथियारों के 3 सौदागर गिरफ्तार हुए हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए विकास सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से। विकास, बड़ी कार्रवाई क्राइम ब्रांच द्वारा की गई है। अवैध हथियारों की खेप भी पकड़ी गई है, गिरफ्तारी भी हुई है। आखिर क्या क्या इसमें निकल करके सामने आया है? बिल्कुल ऋतु, इंदौर क्राइम ब्रांच की बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है। क्राइम ब्रांच ने 1 दर्जन से अधिक अवैध हथियार जब्त किए हैं। इसमें जिंदा कारतूस भी पुलिस ने जब्त किए। इसके साथ साथ पुलिस ने 500 से अधिक बैरल बनी हुई जब्त की है। ये सभी अवैध हथियार को बनाने में उपयोग किया जाना था। इस लिहाज से ये बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है, क्योंकि पुलिस ने न सिर्फ अवैध हथियार 1 दर्जन पकड़े बल्कि 600 के करीब ये कार्यवाही मानी जा सकती है, क्योंकि इन सभी के हथियार बनने थे और हथियारों को बनाने के बाद बाजार में अलग अलग हिस्सों में इसकी सप्लाई होनी थी। खपत होने से पहले ही पुलिस ने पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। इसके साथ साथ पुलिस अब अन्य आरोपियों विकास, बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं, बैरल बरामद हुई है। आखिर इनका कहां से कनेक्शन था, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई हो? और ये जो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आखिर ये कहां के रहने वाले हैं और कहां कहां से कनेक्शन है, इस बारे में कुछ पता चला अभी? बिल्कुल ऋतु, इंदौर के आसपास का जो इलाका है, खासकर मालवा और निमाड़ के बीच का जो बेल्ट है, ये अक्सर इस बात के लिए ख्याति रही है यहाँ पर कि अवैध हथियार बनते ही हैं। पुलिस लगातार समय समय पर दबिश देती रही है और कई ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ करती रही है, कई फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ करती रही है। चोरी छुपे यहाँ लगातार अवैध हथियारों के बनाने के साथ साथ खपत सप्लाई का जो सिलसिला है वो लगातार के बारे में कि आखिर ये सप्लाई कहाँ की जाती थी सबसे ज्यादा और किसके थ्रू की जाती थी, इस बारे में जानकारी? बिल्कुल, तो पुलिस अब इन्हीं बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसमें खरगोन इलाके का रहने वाला हिस्ट्री शीटर बदमाश है। पुलिस उससे अब उसको गिरफ्तार कर चुकी है। उससे विस्तृत पूछताछ करेगी कि आखिर ये कब था, उसके नेक्सस में कौन कौन शामिल है और किन किन हिस्सों में इस हथियारों की सप्लाई होती हुई। जानकारी है कि ऑर्डर पर ये हथियार बनते थे और उनकी सप्लाई की जाती थी। और जैसी तस्वीरें हम देख रहे हैं, जितनी मात्रा में हथियार हैं, तो ऐसा समझ में आ रहा है दिखने में कि लंबे वक्त से यहाँ पर हथियार बनाए जा रहे थे और बड़ी संख्या में बनाए जा रहे थे। बिल्कुल, तो मैंने जिस प्रकार जिक्र किया, निश्चित यहाँ पे बड़े लंबे हथियार के लिए गढ़ माना जाता है, लेकिन पुलिस जी देखने वाली बात होगी आखिर क्या पूछताछ में सामने आ पाता है, कहां से आखिर तार जुड़े हैं, कहां सप्लाई होती थी, कब से काम था। बहुत शुक्रिया, लगातार नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे विकास। रीवा से बड़ी खबर है। डंपर ने मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों को रौंद दिया है। मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर है। मनगवा थाना क्षेत्र में यह सड़क हादसा हुआ है। गंभीर घायल को इलाज के लिए रीवा भेजा गया है। रीवा आ रहे मोटरसाइकिल सवार लोग और फिलहाल पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है।
इस वक्त की बड़ी खबर है, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे। वीडी शर्मा का यह बयान आया है। सरकार ने विधानसभा में संकल्प पारित किया था। कांग्रेस ने व्यवधान डालने की कोशिश की थी। बीजेपी ऐसा कह रही है। गलत तथ्यों को कांग्रेस ने पेश किया। वीडी शर्मा का यह बयान आया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का यह बड़ा ऐलान है। बीजेपी ने टिकट को लेकर तय किया है। ओबीसी को 27% से ज्यादा टिकट देगी बीजेपी। पंचायत और निकाय में दिए जाएंगे टिकट। ये बड़ा बयान, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का यह बयान सामने आया है। सरकार ने विधानसभा में संकल्प पारित किया था। गलत तथ्यों को कांग्रेस ने पेश किया है। ये बड़ा बयान सामने आया वीडी शर्मा द्वारा और कहा गया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना ये चुनाव नहीं होंगे। बीजेपी ने टिकट को लेकर तय किया है। ओबीसी को 27% से ज्यादा टिकट देगी बीजेपी। ये बयान आया है। निकाय चुनाव में ये टिकट दिए जाएंगे। बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे। वीडी शर्मा ने ये बड़ा बयान दिया है। गलत तथ्यों को कांग्रेस ने पेश किया है। वीडी शर्मा ने कहा है, ये बयान दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ये बड़ा ऐलान सामने आया है। बीजेपी ने टिकट को लेकर भी तय किया है। वीडी शर्मा ने ऐसा कहा और साथ ही साथ ओबीसी को 27% से ज्यादा देकर आरक्षण देगी सरकार, ऐसा भी वीडी शर्मा द्वारा कहा गया है और कहा है ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होंगे। कांग्रेस ने गलत तथ्यों को पेश किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ये बड़ा ऐलान, बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे। कि यही कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में थी। दिग्विजय सिंह के इशारे पर मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के अंदर जो ओबीसी रिजर्वेशन की बात चल रही थी 27% का, उसमें 27% ओबीसी पॉपुलेशन बता करके किसने झूठ बोला था? कल मैंने दिखाया था गजट में पारित करके 27% ओबीसी पॉपुलेशन मध्य प्रदेश के अंदर और 27% आरक्षण की बात कर रहे हो। झूठ कौन बोलता है? किसने गलत तथ्यों को प्रस्तुत किया? ये कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी जो बोल रहे हैं, जरा बताएं इस बात को। लेकिन मैं आज बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तो पंचनिष्ठाओं में है। दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े उन सब लोगों के उत्थान, ये भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाओं में है। 50% पॉपुलेशन है तो महिलाओं को भी स्थान मिले, ये इस देश के अंदर 50% महिलाओं को स्थान मिले, ये भारतीय जनता पार्टी ने ही निर्णय लिया था। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, अभी तक खींचतान चल रही थी ओबीसी आरक्षण को लेकर के और कह भी दिया गया था कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराए जाएंगे। आज सुबह ही हमने देखा मुख्यमंत्री ने अपना दौरा निरस्त कर दिया और अब ये बड़ा फैसला आ गया। वीडी शर्मा ने बयान दिया, ऐलान किया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे। देखिए, जो पार्टियां हैं उनको ये लग गया है कि अगर रिव्यू पिटीशन जो सरकार दाखिल करने जा रही है वो उस पर अगर कोर्ट सहमत नहीं हुआ और रिव्यू नहीं हुआ इस ऑर्डर का, और अगर नहीं हुआ तो फिर चुनाव कराना अनिवार्य है। ये बात तो तय है क्योंकि ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तो अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है चुनाव कराने की। ऐसी परिस्थिति में वो वादा जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों करती आ रही थी कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे, उसका क्या होगा? क्योंकि कोर्ट के आदेश की अनिवार्यता ये है कि बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराए जाएं। तो अगर आरक्षण नहीं होता है तो संवैधानिक तौर पर तो नहीं होगा, लेकिन अब पार्टियों के पास कोई विकल्प बचता नहीं है सिवाय इसके कि वो अपनी तरफ से ये वादा करें कि उनकी ओर से जो टिकट वितरण होगा उस टिकट वितरण में ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसको मान्य किया जाएगा। यही बात आज वीडी शर्मा ने कही है, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदत्त शर्मा। ये बड़ी बात कही गई है और वो जो तमाम ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार जो चुनाव लड़ने के सपने सजो रहे थे उन्हें एक धक्का लगा था कोर्ट के आदेश के बाद में, लेकिन बीजेपी ने ये तय कर लिया है अपने स्तर से
कि चाहे पंचायत की, हालांकि पंचायत के चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होते, लेकिन उन्होंने कहा कि चाहे पंचायत की बात हो या फिर नगरीय निकाय की बात हो, दोनों चुनाव में जो टिकट वितरण होगा वो टिकट वितरण 27% से भी ज़्यादा आरक्षण रिजर्व करते हुए दिए जाएंगे। यानी कि बीजेपी जो टिकट देगी उनमें SC ST का तो रिजर्वेशन कानूनी तौर पर मान्य है, वो सीटें नोटिफाई SC ST के लिए होंगी, लेकिन जैसा कल हम राज्य निर्वाचन आयुक्त BP सिंह से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि बिना OBC आरक्षण के चुनाव कराने की कोर्ट ने कहा है, तो जो OBC की सीटें हैं वो सामान्य हो जाएंगी। तो सामान्य सीट पर तो फिर जो चुनाव है वो कोई भी लड़ सकता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। ऐसे में पार्टियों के लिए ज़रूरी हो गया था कि वो ये प्रतिबद्धता दिखाएं करीब 50% जो आबादी है OBC की, उसके प्रति, कि वो उनके रिजर्वेशन के लिए प्रतिबद्ध हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस में भी ये बात उठ रही थी, कांग्रेस के जो रिजर्वेशन है वो उसके आधार पर ही टिकट दिए जाएं OBC के लिए। अब बीजेपी ने ये ऐलान कर दिया है, अधिकृत तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये कह दिया है कि 27% से भी ज़्यादा जो आरक्षण है उसके आधार पर टिकट बांटे जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पार्टियों को ये लग गया है कि शायद रिव्यू में बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है और चुनाव होना अब अवश्यंभावी हो गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। ऐसे में OBC वर्ग को साधने के लिए ज़रूरी है कि पार्टियां अपने स्तर पर ये फैसला करें। जी शरद, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो आइए एक बार फिर से आपको वो बयान सुनवाते हैं जो VD शर्मा ने कहा है। में पारित कर इस काम में मॉडिफिकेशन में हम जाएंगे। हम न्यायालय से इस बात की अपील करेंगे, गुहार करेंगे और इस दिशा में प्रयास हमारे होंगे। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, ये तो केवल 27% की बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह गंभीरता के साथ 27 क्यों, हमारे OBC वर्ग के उन हमारे सभी लोगों को जिनको जरूरत है, जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, 27 ही क्यों, 27 से ज्यादा अवसर मिलेगा तो वो भी टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी का, हमारा जो संगठन है, वो चाहे पंचायत चुनाव होंगे चाहे कोई और भी चुनाव होंगे, उन सारे चुनाव में उसके आधार पर जाने का काम। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, जून में हो सकते हैं पंचायत और निकाय चुनाव, एक साथ ही पंचायत और निकाय चुनाव हो सकते हैं। न्यूज 18 से बोले हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त BP सिंह। आज और अभी से चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। 14 दिनों के भीतर अधिसूचना जारी होगी। अधिकारियों से परिसीमन की जानकारी मांगी गई है। 14 दिनों के भीतर जारी होगी अधिसूचना और अधिकारियों से परिसीमन की जानकारी मांगी गई है। जून में चुनाव हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं BP सिंह जी, उन्हीं से बात करेंगे कि सर आज बैठक हुई है और बैठक में तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई, तो क्या कुछ तैयारियां की जाएंगी आने वाले दिनों में, और जो परिसीमन की सूची है वो भी तैयार है और उसका प्रकाशन कब तक किया जाएगा? जो बैठक हमारी थी ये इंटरनल बैठक थी, केवल ये देखने के लिए कि अगर हमें आज ही चुनाव डिक्लेयर करना पड़े तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं। तो हम लोग तैयार हैं, अगर हमें आज ही चुनाव डिक्लेयर करना पड़े तो उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। ये समीक्षा हमने की थी, प्लस हमने आज पंचायत विभाग के प्रमुख सचिव और कमिश्नर के साथ बैठक की, ये देखने के लिए कि उनके स्तर पर क्या तैयारियां हैं। उनका डिलिमिटेशन हो चुका है, उनका रिजर्वेशन बाकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्देश ये है कि 2 हफ्ते के अंदर हमें इलेक्शन डिक्लेयर करना है। 2 हफ्ते के अंदर हम इलेक्शन डिक्लेयर कर देंगे। सर, परिसीमन की जो सूची है वो पूरी तरह से तैयार है, उसका प्रकाशन कब तक हो जाएगा? अब प्रकाशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रकाशन कर चुके हैं वो, और अभी तो किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके पालन में जो भी उपलब्धता है उसके हिसाब से चुनाव होगा। तो सर 2 हफ्ते में अधिसूचना माना जाएगी जारी हो जाएगी और जून में उम्मीद की जाए कि चुनाव हो सकते हैं? हमारी कोशिश ये होगी कि 30 जून तक हम सारे चुनाव खत्म कर दें, नगर पालिकाओं के भी, पंचायतों के भी, सब इलेक्शन समाप्त कर दें। तो सर क्या बड़े स्तर पर जो तैयारियां हैं, जैसे आपने कहा कि पूरी तैयारी आपकी, लेकिन और बड़े स्तर पर क्या जो तैयारी है जिन पर अभी सिर्फ काम करना होगा, या फिर पहले भी तैयारियां काफी कर ली गई थी जब बीच में टल गए थे चुनाव, तो उन्हीं तैयारियों के हिसाब से भी क्या ये रिव्यू बैठक है जिसमें सिर्फ एक बार आदेश दिए जाने की यहाँ पर ये सब चीजें की जानी? हाँ, केवल इंटरनल रिव्यू है, ये देखने के लिए कि हम तैयार हैं कि नहीं। तो हम तैयार हैं, हम आने वाले समय में धीरे धीरे एक एक चीज
स्पष्ट करते जाएंगे। तो जो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग है पूरी तरह से चुनाव कराने के लिए तैयार है और अगर कल ही चुनाव कराए जाए तो इसको लेकर भी पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं और ये सिर्फ एक तरह से रिव्यू मीटिंग थी जिसमें इंटरनल जो रिव्यू बैठक की गई थी जिसमें तैयारियों को लेकर जो बैठक है उसमें समीक्षा की गई है और कल ही अगर चुनाव की तारीख तय की जाती है तो कल ही चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो तैयार है। कैमरामैन क्लान सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस कानून पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक कानून पर पुनर्विचार नहीं हो जाता और समीक्षा नहीं हो जाती तब तक केंद्र और राज्य सरकारें राजद्रोह का नया मुकदमा दर्ज नहीं करेंगी और इस धारा के तहत जो केस दर्ज है उन्हें फिलहाल ठंडे बस्ते में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग अभी इस कानून के तहत जेल में हैं वो जमानत के लिए कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार करने की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट में जुलाई के तीसरे हफ्ते में मामले की अगली सुनवाई होगी। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट में देशद्रोह कानून को रोके जाने पर कहा है कि अदालतों को सरकार का सम्मान करना चाहिए। हम भी अदालतों का सम्मान करते हैं। We respect each other. Court should respect the government, legislature, so as government also should respect court. We have clear demarcation of boundary, and that Lakshman Rekha should not be crossed by anybody. सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार की इजाजत दी गई है। कोर्ट ने सरकार को पुनर्विचार की इजाजत दी है। देशद्रोह कानून धारा 124 ए पर पुनर्विचार की इजाजत दी गई है। और हमारे साथ अजय सिंह यादव जी जुड़ गए हैं। अजय जी, देशद्रोह कानून पर पुनर्विचार की इजाजत अब कोर्ट द्वारा दी गई है, किस तरह से आखिर इस फैसले को देखते हैं आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सभी के लिए सर्वमान्य होता है। सरकार को इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस कानून का दुरुपयोग ना हो और इसके बहुत सारे मामले आ रहे थे जिनमें स्पष्ट तौर पर दुरुपयोग दिखाई दे रहा था। इसलिए सरकार को देशद्रोह के मामले में कानून पे पुनर्विचार करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य है। बहुत अच्छा निर्णय, हम इसका स्वागत करते हैं। ठीक है, नेहा बग्गा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी, देशद्रोह कानून पर अब पुनर्विचार की इजाजत दे दी गई है, आप आखिर इसे कैसे देखती हैं? देखिए, एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला जो है वो लिया गया है और लंबे समय से लंबित भी था। जिस तरीके से कल किरेन रिजिजू जी ने अपने बयान में बताया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि देशद्रोह का जो कानून है उस पर पुनः विचार होना चाहिए, तो ये एक स्वागत योग्य कदम है। और मुझे लगता है कि इस पर अलग अलग जो विचार आ रहे हैं वो राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर ना आए। अगर कोई चीजें अगर पक्ष में जा रही हैं हमारे देश के और सबकी सहमति है तो उस पर राजनीति करने की बजाय सहमति दर्ज करानी चाहिए। बड़ा फैसला है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में ये लिया जा रहा है। वाकई बड़ा फैसला तो है ही है, पर नेहा जी, राजनीति भी इस पर अभी हम देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से भी फैसला आया है कुछ ना कुछ टिप्पणियां होंगी। आप का आखिर पार्टी का इस पर क्या रिएक्शन है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अभी अजय सिंह की बात शायद आपने सुनी होगी, उनका कहना था कि नहीं, जो अदालत कहेगी वो सबसे सही होगा और हम इसका स्वागत करते हैं। मैं आपसे वही कहा कि जो अदालत कहेगी, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो तो सभी को मान्य है। उसमें चाहे अजय सिंह जी हो, चाहे नेहा बग्गा हो, कोई अलग अलग नहीं है। हम जिस देश के नागरिक हैं, सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। पर जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस फैसले को लेने का निर्णय लिया है और उसमें अपनी इच्छा जाहिर की है, ये वाकई में वेलकमिंग स्टेप है और मुझे लगता है कि इसका सभी को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि समय समय पर हमने देखा है कि किस तरीके से इसका मिसयूज हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में है कि इस पर पुनर्विचार हो। ठीक, बहुत शुक्रिया नेहा जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।